गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, अब बैटरी और लो हो गई है। गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, चलो सर, इनकम टैक्स एक्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। एक बहुत अच्छा चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ योर स्टडी एंड मार्क्स ऑल्सो। यहाँ से एमसीक्यू भी आएगा और डिस्क्रिप्टिव भी आएगा, मैंडेटरी है, आएगा ही आएगा। तो सर, इस चैप्टर की वेटेज अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स आउट ऑफ 50। गॉट इट? तो इसको पढ़ेंगे भी वैसे 10 मार्क्स चाहिए हमें। एमसीक्यू में भी आना है और हमारा डिस्क्रिप्टिव लिख के भी आएगा। सर, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। गॉट इट? सभी बच्चे पहले इधर देखेंगे, क्या लिख रहे हो आप लोग, इधर ध्यान देंगे। अब बेसिस समझ लीजिए क्यों बनाए चैप्टर, फिर जो सेक्शन आएंगे ना उनको तो कवर करते चले जाएंगे फटाफट से। पहले इसके ओवरव्यू समझिए, व्हाई दिस चैप्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, क्या हुआ, लोग बाग क्या करते थे जो कि वैलिड भी था, पूरे साल इनकम कमाओ और अगले साल टैक्स पे कर दो। ओके, लोग तो इनकम कमा रहे हैं पूरे साल में, और गवर्नमेंट कब कमा रही है पैसा? 1 साल के बाद एज एन टैक्स। ओके, तो गवर्नमेंट ने दिमाग चलाया क्यों ना हम इनसे एडवांस में टैक्स ले लें। ओके, तो यस, इन टर्म्स ऑफ एडवांस टैक्स कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट बोलती है आपसे, आप सभी से, कि यू डू द बिजनेस। यस, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे। यस, तो आप एस्टिमेट करो 31 मार्च 25 तक कितना प्रॉफिट कमाओगे। ओके, कब एस्टिमेट करूं? क्वार्टर एंड पे। व्हाट डू यू मीन ऑफ क्वार्टर एंड? 30th जून, 30th सितंबर, 31st ऑफ, राइट? यस, दिसंबर, मार्च, 4 ही तो क्वार्टर है। हाँ, क्वार्टर एंड पे आप सोचो बैठ के, और 30 जून को बैठो, सोचो कि 30 जून तक मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो हो सकता है मैं 20 लाख कमा लूं हर एक क्वार्टर के 5-5। एस्टिमेट करना है आपको। और 20 लाख पे आज कितना परसेंट? 25%। 20 लाख पे जो टैक्स निकला उस टैक्स का 25% आज क्या जमा कर दो? एडवांस टैक्स। तो सर, क्या हमें ये कैलकुलेशन 30 जून को करनी होगी? नहीं नहीं, आपको 15 दिन और दिए जाएंगे। आप एडवांस टैक्स कब तक जमा कर सकते हो? 15th ऑफ जुलाई, 15th ऑफ अक्टूबर, 15th ऑफ जनवरी, राइट? ओके, और मार्च का तो आप मार्च में ही कर दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग परसेंटेज है, कहाँ 25, कहाँ 45, कहाँ 75 एंड 100% हमें जमा करना पड़ता है। नहीं करा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये पढ़ेंगे हम। तो यस, गवर्नमेंट पे एडवांस में क्या आने लगा? टैक्स। तो गवर्नमेंट बोलने लगी, जब आप अपनी ITR भरोगे ना असेसमेंट ईयर में, तो आपका एक्चुअल टैक्स पेबल आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ, तो जो एक्चुअल टैक्स पेबल आए ना, फॉर एन एग्जाम्पल ITR भरते समय एक्चुअल टैक्स पेबल आया 1,25,000, और मैंने जो एडवांस टैक्स भरा था वो भरा था 1 लाख। तो आप माइनस कर लेना बेटा, कितना? 1 लाख, और हमें कितना दे जाना? 25,000 एज एन नेट टैक्स पेबल, प्लस कुछ और भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस अमाउंट पे, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के बाद, क्योंकि वो फाइनल लेवल पे आपके, ठीक है? ओके, तो एडवांस टैक्स डिडक्ट हो जाएगा व्हाइल यू फाइलिंग दी ITR, जो आप असेसमेंट ईयर में फाइल करते हो। आपका असेसमेंट ईयर बेटा, तो जीवन में एक ही फाइनेंशियल ईयर है, एक ही असेसमेंट ईयर है। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? 24-25। कौन सा असेसमेंट ईयर है? 25-26। आपके जीवन में 2 ही साल है, ठीक है, इनकम टैक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये 25,000 रुपये हमें और दे देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। मगर अगर मैं ये 1 लाख ही ना दूं, गड़बड़ कर रहा हूं ना, हाँ, तो फिर इनकम टैक्स आप पे इंटरेस्ट पेनल्टी लगाएगी, वो सेपरेट बात है। अच्छा, क्या उद्देश्य था? गवर्नमेंट के खाते में 1,25 की जगह 1 तो पहले आ गए, उस पर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करेगा अपनी, कहीं इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपेंडिचर कितने गवर्नमेंट के सारे पे होंगे। गॉट इट और नॉट?
यस, ठीक है। एडवांस टैक्स तो ये इसलिए आया। टीडीएस क्यों आया सर? टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। क्यों आया टीडीएस? इसलिए आया क्योंकि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे एक सैलरीड पर्सन ऑर्गेनाइज नहीं है ना, एक साल में एक आइडिया डालेगा बस, ना तो उस पर जीएसटी लगता, कुछ भी नहीं लगता, कैसे पकड़ोगे? अच्छा, जीटीए वाले जो वहाँ पर भी दिक्कत करते थे आरसीएम में, जीएसटी में, वो यहाँ पर भी दिक्कत करते हैं क्या? टैक्स पेमेंट करने में। अच्छा, एक ओनर, इस प्रॉपर्टी का ओनर इस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देता है, तो यस, उस प्रॉपर्टी पे क्या लगेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन काटेगा? जो पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि आप 100% पे ना करके, आप कौन? जो पे करता है वो कौन होता है? जो पे करता है वो, जीएसटी चल रहा है यहाँ पे, जो पे करता है वो कौन होता है? डिडक्टी, डिडक्टर, नॉट अ डिडक्टी। जो पे कर रहा है वो कौन होता है यहाँ पे? डिडक्टर। और जो इसको पे किया जा रहा है वो कौन होता है? डिडक्टी। तो डिडक्टर यू कैन डिडक्ट। अगर हम जीएसटी की लैंग्वेज में बोलें तो रिसिपिएंट आप उसको 100, किसको? सप्लायर को। रिसिपिएंट आप सप्लायर को 100% पेमेंट मत करो, 10% पेमेंट किसको करो? गवर्नमेंट। और अपने सप्लायर को कितना पेमेंट करो? 90%। 10% क्या ले लिया गवर्नमेंट ने? टीडीएस। ओके, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो रेंट ओनर या प्रॉपर्टी ओनर क्या कर जाए, उस अमाउंट को डिक्लेयर ही ना करे एज एन इनकम, है ना। तो सरकार के पास तो पहले ही टैक्स जमा हो गया 10%। हाँ, वैसे स्लैब वाइज रेट अलग होते हैं, 5, 10, 15, 20 पढ़े ना। हाँ सर, अगर वो रेंट मोटा आ रहा हो, मोटा मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ आ रहा हो, 1.5 लाख रुपए पर मंथ आ रहा हो, हाँ, टीडीएस 10% ही कटेगा जितना रेट लिखा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी प्रॉपर्टी ओनर की। गॉट इट और नॉट? यस, चले आगे। यस, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स को क्या करा? ऑर्गेनाइज करा बाय वे ऑफ टीडीएस। साइमल्टेनियसली टीसीएस सेल्स पे आप क्या कर रहे हो? कार परचेस कर रहे हो, लिखा होगा जिस कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो आप तो मोटी पार्टी हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा आपसे 10 लाख रुपए तो लेंगे प्लस 1% किसके लेंगे? टीसीएस के लेंगे। गॉट इट और नॉट? यस, तो 10,000 रुपए क्या आएगा? टीसीएस। अच्छा, जब अपनी आईटीआर भरोगे तो माइनस करवा लेना, आप तो प्रीमियम पार्टी हो, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है 1% पे? यू गॉट इट और नॉट? यस, तो इसलिए इन्होंने लाया टीसीएस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टीडीएस। सेक्शन जो चलेंगे हमारे सेक्शन 192, देन सेक्शन 193 एंड 194 ऑनवर्ड्स हमारे टीडीएस के सेक्शंस हो गए। ओके, बिफोर प्रोसीड टीडीएस, हम ये जान लें कि टीडीएस में वर्किंग क्या क्या करनी पड़ती है। ये भी आएगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं। समझ आ रहा है? नहीं, अभी कुछ पढ़ा नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? नहीं। हाँ, टीडीएस, टीडीएस में 2 वर्क होते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा, क्या क्या वर्क होता है? एक तो टीडीएस की पेमेंट करनी पड़ती है, जैसे जीएसटी में सिस्टम था, पहले पेमेंट करो फिर रिटर्न फाइलिंग करो, सेम यहां पर है। पहले क्या करो, फिर क्या करो? टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करो। अरे यस या नो? यस। ओके, ये 2 वर्क होंगे, पहले पेमेंट फिर रिटर्न। ठीक है, पेमेंट की कोई ड्यू डेट है? हाँ, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज मैंने एक ट्रांजैक्शन करी इन द मंथ ऑफ जनवरी 25, जनवरी 25 में मैंने एक ट्रांजैक्शन करी और ये ट्रांजैक्शन इज लाइवेबल अंडर टीडीएस एक्ट, लाइवेबल अंडर टीडीएस। कितना % टीडीएस कटना है?
फॉर एन एग्जाम्पल इस ट्रांजेक्शन पे 1% टीडीएस करना है। ओके, ट्रांजेक्शन वैल्यू दे देता हूं आपको। माई ट्रांजेक्शन वैल्यू इज 1 लाख। ओके, कौन से मंथ की ट्रांजेक्शन है? टीडीएस कौन से मंथ में कटेगा? पहले कितना कटेगा इतनी बात कर लें। टीडीएस अमाउंट निकालना है, ये तो बहुत सिंपल ही होगा। क्या 1 लाख पे 1%, ठीक है ना? इस पे कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको। 1 लाख का 1% 1000। इतना टीडीएस काटना पड़ेगा डिडक्टर को, डिडक्टी का। अच्छा, कौन से मंथ में? जनवरी 25 में। ये जमा कब होगा पैसा? काट तो लिया, अब गवर्नमेंट को भी तो दे के आना है। मैं उसको कितने पैसे दूंगा अपने सप्लायर को? 99,000। लो भैया अपने 99,000 लो। 1,000 मैंने तुम्हारे गवर्नमेंट को दे दिए तुम्हारे नाम के। मेरी 1 लाख की ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। हम पढ़ते थे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इधर से गुड्स आएगा, इधर से पैसा देंगे। तो पैसा पूरा दिया क्या मैंने? गुड्स तो मुझे कितने का आया? 1 लाख का। और मैंने पैसा कितना दिया उसे? हाँ, पैसा तो अब 99 दे रहा हूं। व्हाट अबाउट द 1000? ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट नहीं है। 1000 आप किसको दोगे? तो ये कब तक देना है? इट इज कॉल्ड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट को जनवरी 25 की ट्रांजैक्शन का पैसा कब तक भरना है? आपको क्या लगता है? सर आप हमें ऐसे मोड पे ही क्यों लाके छोड़ते हो? हमें समझ नहीं आता। हाँ, कोई कुछ बता ही नहीं रहा, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। टीडीएस अमाउंट निकालना है, ट्रांजैक्शन पूरी करनी है ना। 99 पे कर दिए, 1000 भी पे करने हैं। कौन सी डेट पे करने हैं यही तो पूछ रहा हूँ। जनवरी की जनवरी में पे होंगे, 5 में होंगे। कौन सी डेट? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। माई ट्रांजेक्शन इज जनवरी 25, तो मुझे कब तक पे करना है? 7th फरवरी 2025 तक जनवरी 25 का टीडीएस जमा करना है। सिंपल है, ठीक है। ओके, लिख लेते हैं टीडीएस पेमेंट। हाँ, एक एक्सेप्शन आएगी। हाँ जी, हमारा तो पूरा एक्सेप्शन से भरा है सब कुछ। आपके लिए अप्रैल 24, एक ही तो फाइनेंशियल ईयर है आपके पास, 24 से 25 चलता 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 फेब 25 तक पहुंचेगा। और एक डेट आएगी, इन डेट में अगर आपने ट्रांजैक्शन करी है, ये है आपकी ट्रांजैक्शन डेट्स या मंथ्स, कुछ भी बोल लो। पहले देख लो कैसे लिखना है। तो इनका टीडीएस कब डिपॉजिट करना है बेटा जी? इस मंथ के अगला महीना और उसकी 7 तारीख तक करना है। मैं 1 मई को करने लगूं, चलेगा? हाँ चलेगा। 7 मई को चले। 7 मई के बाद इंटरेस्ट लगेगा। कितना %? यस, 1.5% पर मंथ। और पार्ट ऑफ द मंथ कंसिडर एज फुल। वहां पर तो डेट वाइज लगता था, यहाँ टीडीएस इंटरेस्ट मंथ वाइज है। वहां पर कहाँ? जीएसटी में डेट वाइज लगता था। जितने पीरियड का डिफॉल्ट डिवाइडेड बाय 365, उतने दिन का इंटरेस्ट लगा दो। यहाँ पर मंथ वाइज लगेगा। आपने 1 दिन का भी डिफॉल्ट करा, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट समझेंगे बाद में, पहले समझते हैं ड्यू डेट। अप्रैल का टीडीएस कब तक जमा करना है? मैक्सिमम 7th ऑफ मई 2024। हिंदी में बात करें, यहां से लेकर यहां तक के पीरियड का जो टीडीएस डिपॉजिट होगा वो 7th ऑफ, वेरी गुड,
मुझे जब आपसे इनपुट मिलता है ना, मुझे अंदर से अच्छा लगता है। यहाँ चलो समझ तो आ रहा है, अब कुछ बोलते नहीं या तो समझ नहीं आ रहा, ये बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, केवल मार्च 25 का टीडीएस की डेट है जमा करने की, 30 अप्रैल 2025। ठीक है बेटा, यहाँ 7 दिन नहीं, यहाँ 30 दिन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक सेटल होती है ना, इस वजह से 30 दिन मिलेंगे। ओके, पहले इतना नोट करो और इतना ही मार्जिन आगे छोड़ के रखना रिटर्न्स के लिए। इस पे एमसीक्यू पूछेगा। पेज नंबर 7.2 पे कुछ जगह है, उसको इस्तेमाल कर लो। अब नोट करते रहना। Noted? आ जाओ, नोट कर लिया तो देखेंगे इधर। टीडीएस डिपॉजिट करना सीख लिया। अब टीडीएस का पेमेंट हुआ है गवर्नमेंट को, अब ये बताना पड़ेगा कि टीडीएस का पेमेंट किन किन लोगों का आपने टीडीएस काटा है। वो कैसे बताओगे? रिटर्न्स में बताओगे। तो ये रिटर्न कैसे जाएगी? क्वार्टरली जाएगी। पेमेंट मंथली, रिटर्न क्वार्टरली। कौन सी स्कीम हो गई? बोलते नहीं है यहाँ पर भी, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यहाँ पर। स्कीम तो QRMP हो गई ना, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। गॉट इट? यस, सेम QRMP स्कीम है हर किसी के लिए, चाहे कोई अंबानी हो और जिसने आज भी दुकान स्टार्ट करी हो, सबको QRMP में। वहां तो एक लिमिट थी QRMP की, कितनी? 5 करोड़, लाख, 5 लाख। चलो अच्छी बात है। QRMP कौन ले सकते हैं? जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5, पता नहीं होगा कुछ, अब होगा कुछ, पता नहीं मुझे। चलो इधर टीडीएस की बात करते हैं। यहां अभी क्वार्टरली रिटर्न जा रही है। ओके, तो ये QRMP के जैसा है, लाइक QRMP। ओके, तो अप्रैल से जून 24 की रिटर्न कब तक जाएगी? माय फाइनेंशियल ईयर अगर मैं पकड़ के चलूं 24-25, ओके, कब तक जाएगी जी? क्या लगता है? अच्छा, जून का टीडीएस कब जमा होगा? पहले टीडीएस जमा होगा ना, जब भी तो रिटर्न भरोगे। तो 7 के बाद की बात होगी। 13 कहां से आया? मन से? हाँ जी, जीएसटी के हिसाब से 13। अच्छा, अब तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना। हाँ जी, कितना टाइम मिलेगा? 1 महीना मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, एक महीना कैसे, जून में प्लस करो एक महीना, या हिंदी में बात करो 31 जुलाई 24, सब करते जाओ, यहाँ रुक जाना। सितंबर का अगला महीना 31 अक्टूबर 24, दिसंबर का अगला महीना 31 जनवरी 25, यहाँ रुक जाना बेटा, 4 पे आके। क्या होना चाहिए वैसे अगर सीक्वेंस में चले तो? 31 का होता है अप्रैल, अब तो सब कुछ उड़ गया मेरे दिमाग से, अप्रैल भी मैं 31 का ही कर दूंगी। हाँ 30 अप्रैल 2025 ये होना चाहिए। लिखेंगे अभी, वैसे है नहीं ये डेट, 30 अप्रैल। यहाँ तक तो आपने पेमेंट ही करवाई है। यस वेरी गुड, इसका कर देंगे 31 में, इसको लिख के काटेंगे और इस तरह से लिखेंगे 31 में 25, ठीक है। टीसीएस के लिए अलग ड्यू डेट्स हैं रिटर्न्स की, अगर मार्जिन है तो इसके आगे लिख लो, नहीं तो इसके नीचे लिख लो। डिपॉजिट्स की ड्यू डेट्स यही है टीसीएस की, अगर आपने किसी का टीसीएस कलेक्ट करा है तो यही डेट्स में आपको पे करना है उसको, तो बोल लो ये टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस पेमेंट डेट्स हो गई, याद रखने के लिए, ठीक है आदित्य। 7 तारीख तक टीसीएस भी जमा करना है, बट टीडीएस की रिटर्न्स की ड्यू डेट के लिए 1 महीना मिला था, उनके लिए 15 दिन मिलेंगे। चलें, रुक जाते हैं या चलें? चलो करो 15 डेज से क्वेश्चन सॉल्व, मतलब लिखो जरा टीसीएस का। अरे लिखा क्या? नहीं लिख लिया? चल मैं ही लिखता हूँ सर। चलो ये टीडीएस का हुआ, इसके नीचे ही अंडरलाइन करके चार्ट बना लो टीसीएस रिटर्न्स का। टीसीएस रिटर्न्स यहाँ लिखो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24-25, यहाँ लिखो बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न्स। ओके, टीसीएस रिटर्न्स सेम क्वार्टर आ जाएंगे आपके। फर्स्ट क्वार्टर ऐसे कर लो Q1 Q2, समझ जाओगे आप, पूरा लिखना जैसे लिखते हैं हम लोग Q4। अच्छा सर Q1 एंड होगा जून में तो 15 खत्म, 15 जुलाई 2024। अच्छा क्वार्टर 2 कब एंड होगा? सितंबर, तो 15 खत्म। ये एमसीक्यू में पूछेगा 15 जनवरी। वेरी गुड। 15 अप्रैल, तो 30 तारीख तक तो टैक्स जमा करना है। 15 यहाँ से एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है 101%। हाँ जी ये तो रही सेम।
कुछ तो सेम रहने दो, सारा कुछ अलग से याद करोगे। अच्छा चलो, जमा करना रिटर्न फाइलिंग तो सीख गए, अब कटेगा किस किस का TDS TCS ये भी तो जानना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 192 पेज नंबर 7.5 सभी आ रहे हैं मेरे साथ, नोट कर लिया क्या? चलो, सैलरी, सैलरी पे TDS कटता है अंडर सेक्शन 192। ओके 192 एप्लीकेबिलिटी, applicability of TDS under section 192. This section casts an obligation on every person responsible for paying an income chargeable to tax under the head salary। ये बोल रहा है एम्प्लॉयर के बाद, इधर इतनी लाइन बोल के ये सिंपली बोल सकता था एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को क्या काटना है? TDS। किसका? एम्प्लॉय का। काटते हैं ना, आपके भाई बहन भी सैलरी कमाते होंगे, जॉब करते होंगे, उनकी कंपनी उनका TDS काटती है ना, तो कौन से सेक्शन में काटती होगी? सिंपल। अच्छा, डिडक्ट इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पे। ओके, क्या लिख दिया? एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मार्क कीजिए जरा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ओके, इनकम टैक्स और GST या किसी भी लॉ में हर एक लाइन का मतलब है। अच्छा, एक मिस्टर X है, ये सैलरीड पर्सन है और ये जॉब कहाँ करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ये जॉब करते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। इनकी लास्ट 4 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। इनकी लास्ट 4 मंथ की सैलरी पेंडिंग है, अभी नहीं आई। ओके, साइमल्टेनियसली हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के। तो वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन अपनी बुक्स ड्यू बेसिस पे बनाता होगा, एक्रूवल बेसिस पे। ओके, ड्यू बेसिस पे वो अपनी बुक्स बनाता होगा, तो वो 4 मंथ की सैलरी को भी एक्सपेंस बुक करेगा या नहीं? करेगा ना। अकाउंटिंग जो पॉलिसीज हैं वो चेंज तो नहीं कर सकते, वो एक्सपेंस बुक करेगा ये जो पेंडिंग है 4 मंथ की सैलरी का। जब वो एक्सपेंस बुक करेगा अपनी बुक्स में, देन दिस एम्प्लॉयर इज लायबल टू डिडक्ट TDS under section 192। कौन कौन यस के साथ है? जो ऐसे कर रहे हैं, जो उठा ही नहीं रहे हाथ, वो किसके साथ है? यस, TDS पे होगा। नो, TDS पे नहीं होगा। क्यों? वेरी गुड, लिखा है साहब यहाँ पर, टू डिडक्ट इनकम टैक्स एट द टाइम ऑफ, जब आप पेमेंट करोगे ना साहब तभी TDS डिडक्ट होगा। बाकी एंटायर TDS लॉ में पेबल पे काट देना। जब एक्सपेंस पेबल में भी बुक करोगे तो यू शुड लायबल टू डिडक्ट TDS, बट सेक्शन 192 में कब काटना है याद रखिएगा। तो इस एम्प्लॉइज को जब आप पेमेंट करोगे ना तो ही गवर्नमेंट को इसके टैक्स का पेमेंट करोगे, तो नो, नॉट लायबल। कहाँ लिखा है? सेक्शन अंडर सेक्शन 182 में लिखा है, ठीक है।
तो जब हम पेमेंट करेंगे इसको, यहाँ से यहाँ पेमेंट जाएगा, यहाँ से यहाँ पेमेंट जाएगा, तो ही गवर्नमेंट का पेमेंट जाएगा या टीडीएस का पेमेंट करेंगे। बाकी एंटायर टीडीएस एक्ट में आप ड्यू बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। जिस मंथ की ट्रांजैक्शन उस मंथ का टीडीएस आपने पे करा है नहीं करा, इररिस्पेक्ट ऑफ दैट। बट इन केस ऑफ सैलरी आपने ड्यू बेसिस पे बुक करी, करोगे, करना पड़ेगा आपको सैलरी ड्यू बेसिस पे बुक, बट यू शुड नॉट डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, चले सर, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। मैनर ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, सच इनकम टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड। यस, यही एक लौता ऐसा सेक्शन है जहां टीडीएस की कोई परसेंटेज नहीं है। अच्छा, तो कैसे डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय टीडीएस? एम्प्लॉय की जीटीआई निकालेगा, डिडक्शंस लेगा किससे? एम्प्लॉयज। बताओ, कोई डिडक्शंस क्लेम करना चाह रहे हो, एग्जम्पशन क्लेम करना चाह रहे हो, उससे टोटल इनकम निकालेगा। फिर एम्प्लॉय से पूछेगा एज एन डिक्लेरेशन, बताओ ओल्ड टैक्स रिजीम लोगे या न्यू टैक्स रिजीम, एंड अकॉर्डिंगली आपका टैक्स निकालेगा कौन? एम्प्लॉयर। और अकॉर्डिंगली सपोज पूरे साल का टैक्स निकल गया है 80,000 रुपए, उसको डिवाइड करेगा 12 से, कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 12, 6,000 समथिंग। वो 6,000 समथिंग हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट होगा एज एन टीडीएस। जो आपके ब्रदर सिस्टर बोलते हैं ना, टीडीएस डिडक्ट हो गया, डिडक्ट हो गया, वो इस तरह से डिडक्ट होता है। एम्प्लॉय से डिक्लेरेशन ली जाती है, एग्जेम्पशन डिडक्शंस के प्रूफ्स लिए जाते हैं। आपने एलआईसी में इन्वेस्ट करा है, एलआईसी की रसीद होगी, दे दो, फोटोकॉपी दे दो उसकी, कौन लेगा? एम्प्लॉयर। ठीक है। मेडिक्लेम लिया है, मेडिक्लेम पॉलिसी होगी आपके पास, उसकी फोटो दे दो। अच्छा, डोनेट करा है कहीं, उसकी फोटो होगी, डोनेशन रिसीट रसीद होगी, उसकी फोटो दे दो। इसलिए डिडक्शन चैप्टर पढ़ाना पहले इंपॉर्टेंट था। गॉट इट? देयरफॉर आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करोगे और डिवाइडेड बाय 12 आप पर मंथ के बेसिस पे टीडीएस। फॉर एन एग्जांपल, एक एम्प्लॉय आया मेरे पास 1 जून 2024 को, और उसका 1 जून से 31 मार्च तक का सैलरी बैठ रहा है कितना, मैं लिख के बता देता हूं। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया 1 जून 2024, मेरे को उसको 31 मार्च 25 तक सैलरी देना है, और इस पे मैंने जो टैक्स कैलकुलेट करा ना उसका न्यू टैक्स रिजीम से, तो वो टैक्स निकल के आया 80,000 रुपए। मैं उसका पर मंथ कितना टीडीएस काटूं उसकी सैलरी में से? 8,000। कैसे? 80,000 डिवाइडेड बाय 80,000 तो टीडीएस है। अच्छा, इसने अपनी सर्विस कहां से स्टार्ट करी? जून से, तो अप्रैल मई नहीं करी, 10 महीने अपनी सर्विस दी है, तो डिवाइडेड बाय, तो पर मंथ का टीडीएस बेटा उसकी सैलरी से कितना पैसा कटेगा? 8,000। गॉट इट और नॉट? चलें आगे, कुछ पूछना है? नहीं, चलो तो यही लिखा है। अगर आप टीडीएस काटना चाह रहे हैं, कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं है, आपको उसकी सैलरी निकालनी पड़ेगी, डिडक्शंस लेनी पड़ेगी, रिजीम पूछनी पड़ेगी उससे, और उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? अभी जैसे अमेंडमेंट आई थी और 12 लाख तक की ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम पे बोला गया था कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स, तो वो कौन से रिजीम में था? न्यू टैक्स रिजीम। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का पैकेज है सीटीसी 11 लाख, तो उसका टीडीएस कटेगा? ये 12 लाख कब से लागू होगा? मतलब फाइनेंशियल ईयर? ठीक है। ये 12 लाख पे जो नो टैक्स की पॉलिसी है, ये फाइनेंशियल ईयर आपसे अगले वाले स्टूडेंट्स को पढ़ानी पड़ेगी। मतलब आपके लिए तो ऐसा कोई साल है नहीं ना,
आपको तो अभी क्वालिफाई करना है ना। हाँ, तो जब उनको पढ़ाया जाएगा 25-26 में, आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है। तो एम्प्लॉय अगर न्यू टैक्स रिजीम की क्या दे देता है, डिक्लेरेशन, किसको, टू एम्प्लॉयर को। तो यस, एम्प्लॉयर को कोई भी टीडीएस नहीं काटना, कौन सी सैलरी पे, जहां सीटीसी कितना है 11 लाख, ये एग्जाम्पल था। क्योंकि 12 लाख तक की क्या टोटल इनकम पे क्या है, गॉट इट और नॉट। आपके लिए 12 से हटा के कितना होगा, ठीक है। चले, ऐसे नहीं टीडीएस आ गया तो काटना ही काटना है, पहले देखो लायबल भी हो या नहीं, ठीक है। हाँ ओके, यही सब कुछ लिखा है इसमें। नेक्स्ट पेज पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए मिला क्या, मिस्टर ए द एम्प्लॉयर, ओके, pays gross salary including allowances and monetary perquisites amounting to ₹730 to his general manager. Besides, the employer provided non-monetary perquisite to him, the whose value is estimated at rupees. Non-monetary perquisites? What do you mean of non-monetary perquisites? Yes, very good. हाउस रहने के लिए दे दिया, कार चलाने के लिए दे दिया अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी पर। उसका वैल्यू कितने निकल के आया, 1.20। द जनरल मैनेजर इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स, मतलब ऑप्टेन ओल्ड, क्योंकि डिफॉल्ट तो न्यू है, उसको शिफ्ट आउट कराए तो ओल्ड लिया होगा। एंड पे टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर द नॉर्मल प्रोविजन। व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए? मिस्टर ए, नॉट अ जनरल मैनेजर, टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ, और मिस्टर ए वाज एम्प्लॉयर, और टैक्स इम्प्लीकेशन उसके हाथ में क्या होगी, टीडीएस काटने की। तो देख के करना। आप कहोगे सैलरी का क्वेश्चन आ गया जी, सैलरी का क्वेश्चन है, ये टीडीएस का क्वेश्चन है। प्राइमा फेसिया देख के क्या लग रहा है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होता है, सैलरी का क्वेश्चन आ गया। बट लास्ट में क्या पूछा है, टैक्स इम्प्लीकेशन इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए कौन है, एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर क्या डिडक्ट करता है, टीडीएस, ओके। अगर इन हैंड्स ऑफ मिस्टर जनरल मैनेजर लिखा होता तो सैलरी का क्वेश्चन था, ठीक है ना। बताइए क्या है, पता नहीं, आपको पता होना चाहिए। करना है सभी को, हाथ से लिख के, चाहे गलत क्यों ना हो जाए। हाँ जी, हो गया क्या?
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स implication in hands of employer मिस्टर ए। अच्छा, पहले मिस्टर ए सैलरी इनकम निकालेगा, सैलरी इनकम ऑफ जनरल मैनेजर जीएम की। उसको क्या क्या दे रहे हैं? सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस, प्लस कुछ और भी है, हाँ, प्लस मॉनेटरी परक्विजिट्स। इनका वैल्यू बताया इसने 7,30,000। ओके, प्लस नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स भी है। कितना है? 1,20। ओके, ये निकल जाती है आपकी टोटल। कितना आएगा? 850। सेक्शन 16 लगेगा, हाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि वर्ड कंप्यूटेड नहीं है। अगर ये वर्ड यहाँ पे कहीं भी कंप्यूटेड होता ना, यहाँ कंप्यूटेड लिख देता या यहाँ, तो हम मानते 50,000 की डिडक्शन डिडक्ट कर चुका है। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 16 क्या बात करता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ओल्ड में तो 50 है, न्यू में आपके अटेम्प्ट के लिए 50। अच्छा, कितनी सैलरी इनकम आई? हाँ जी, 8 लाख। अब इस पर टैक्स निकालते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। ओल्ड लिया है ना बच्चों, टैक्स निकालेंगे अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, 2.5 लाख तक की छूट है, 2.5 से 5%, जो कितना आएगा? चलो अच्छी बात है, 5 लाख तक पे टैक्स लग गया। 8 से -5 3 लाख, कितना परसेंट? वेरी गुड। तो ये 3 लाख पे कितना परसेंट? 20%। तो 12,501, 60,001, और फिर आप 4% क्या जोड़ देंगे अपना? हाँ, वो मिलेगी 87A, क्योंकि मेरी GTI TI 5 से ऊपर पहुंच रही है, नहीं मिलेगी। TI 5 से ऊपर हो तो 87A नहीं मिलता ओल्ड में। 2 मिनट बस। ठीक, कितना आया? 72,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। कितना है? 29। टोटल टैक्स पेबल, देयरफॉर टोटल टैक्स पेबल 75। ओके, सबका सेम है, यहाँ तक तो साइज सबका सेम होगा, है ना? कर दो चेंज। और स्टार्ट। चलो इधर क्वेश्चन है सर, मैंने अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन दी थी कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करूँ। उन्होंने मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 75,400 क्या काट दिया? TDS काट दिया पूरे साल में। ठीक बात है, ठीक है। मैं अपनी ITR भी तो फाइल करूँगा, हाँ, उसमें टैक्स पेबल दिखाऊंगा, हाँ। हो सकता है मेरी अदर सोर्स की भी इनकम कुछ हो, मैं ब्याज कमाता हूँ कुछ, अभी तो मैंने सैलरी दिखाया ना। हो सकता है अदर सोर्स हो, रेंटल इनकम हो, PGBP इनकम हो, ठीक है। तो मेरा टैक्स पेबल तो बढ़ जाएगा, और जो ये TDS कटा इसकी रिबेट मिल जाएगी उस टैक्स पेबल में से। अरे यस ना, हाँ। तो क्या मैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR चेंजेस द रिजीम ओल्ड टैक्स टू न्यू टैक्स? हिंदी में बात करें, हमने एम्प्लॉयर को ओल्ड टैक्स रिजीम की एप्लीकेशन दी थी, डिक्लेरेशन दी थी। मैं ITR भरते समय मुझे बेनिफिट हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में,
क्या मैं न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल कर सकता हूँ? क्योंकि आईटीआर फाइल करते हुए दो ऑप्शन होते हैं, ओल्ड टैक्स न्यू। जो भी आप टिक कर दोगे फिर फर्दर वही चालू होती है आपकी रिजीम। फिर ओल्ड क्यों दिया उन्हें दे दिया, और आईटीआर वालों को न्यू क्यों दे रहे हो? सर जो डिफरेंस है वो पे कर देंगे। पहला क्वेश्चन तो क्या मैं रिजीम चेंज कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन अब समझो, फिर आपके क्वेश्चन भी लूंगा। लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करा था, करंट ईयर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर रहा हूं, करना चाह रहा हूं, क्या कर सकता हूं? यस, कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट जब आईटीआर स्टार्ट करो ना वरना टिक कर देना। हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछो। सर जो टीडीएस पार्टी है वो पार्टी ओल्ड से सर जो हमने भरी है वो आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में, सर जो डिफरेंस आएगा, सपोज हमने भर दिया ज्यादा जो हमें कम मिली है उस डिफरेंस की अमाउंट जो मतलब उन्होंने टीडीएस ज्यादा काट लिया, वो 75,400 काट लिया, और सर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 70,000 का आ रहा है। तो 5,400 आपके रिफंड होंगे आपके बैंक अकाउंट में। सर ज्यादा होगा तो पे करना ज्यादा हो तो जब ही पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर। चले, यस, ओके। अब इसकी इम्प्लीकेशन देख लेते हैं मिस्टर ए की। देयरफॉर मिस्टर ए को क्या क्या वर्क करना है? देयरफॉर मिस्टर ए डिडक्ट टीडीएस रुपीज 75,400 over the period of employment in a previous year. Got it or not? ठीक है। साइमल्टेनियसली इम्प्लीकेशन पूछा था जनरल मैनेजर के हैंड में, तो उसे इतना टैक्स पे करना है और इतना उसको रिबेट मिल जाएगा देन टीडीएस जो उसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। खत्म क्वेश्चन। अरे समझ में आया नहीं? ठीक है। चलो पेज नंबर आ जाओ 7.8 पे। ठीक है, इस पे क्या लिखा है 7.7 एंड 7.8 में मैं एक बार में ही बता देता हूं आपको। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय का टीडीएस काटेगा ना अंडर सेक्शन 192, तो एम्प्लॉय से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट लेगा। क्या क्या? आपकी कोई अदर सोर्सेस या अदर हेड में तो इनकम नहीं है। ये कौन बोल रहा है? एम्प्लॉय। किससे? मैं अभी टीडीएस काट देता हूं उस पर भी। ठीक है, तो एक बार पूछेगा कौन? एम्प्लॉयर। किससे? एम्प्लॉय से। सपोज एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ टीडीएस डिडक्शन कोई इनकम नहीं बताता, बट आईटीआर में डिक्लेयर कर रहा है, कोई डिफॉल्ट है? नहीं है। क्या वो अपना टीडीएस कटवा सकता है अदर इनकम पे? यस, चलेगा। क्या वो टीडीएस नहीं भी कटवा सकता है एम्प्लॉय? यस, चलेगा। किस पे डिपेंड करता है? एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय से पूछा जाएगा और कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो? 80C, 80D, 80E, 80TTA, TTB, DD, DDB, CCD। अच्छा, इफ यस तो मुझे प्रूफ दो उसके। आपने एनपीएस में डाला है, दिखाओ एनपीएस का स्टेटमेंट। आपने पीपीएफ में डाला है, पीपीएफ का पासबुक दिखाओ। मैं उसकी डिडक्शन दे देता हूं। मैं कौन? एम्प्लॉयर। डिडक्शन कर दूंगा उसकी। अच्छा, क्या आप जो आपने इंटरेस्ट पे करा है किस पे? नो, हाउसिंग प्रॉपर्टी पे, जिसका 2 लाख तक की डिडक्शन छूट मिलती थी इंटरेस्ट की, सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में।
पढ़ा था ना हमने HP में। ऐसा उल्टा हाँ, तो वो 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी मुझे यहाँ पे। यस, एम्प्लॉयर क्या मांगेगा? प्रूफ मांगेगा, दिखाओ कितना लोन पे करा है आपने अपने हाउस का, कितना उसमें से इंटरेस्ट है। तो एम्प्लॉयर क्या मांगेगा? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगेगा। अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ला के दे दो कि आपने इस साल में कितना इंटरेस्ट पे करा है, और मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट एम्प्लॉयर दे देगा। तो मतलब जैसे ITR कैलकुलेट करते हैं ना, एम्प्लॉयर को पूरी ITR कैलकुलेट करनी है। किसकी? अपने एम्प्लॉय की। बाकी जितने भी सेक्शंस आएंगे वहाँ एक फ्लैट रेट होगा, 10%, 1%, 2%, 5%। यहां पर क्या है? पूरी ITR बनाओ अपने एम्प्लॉय की। चले, और कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है? हाँ, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है तो एक एक चीज नहीं पढ़ सकते, समझ गए? हाँ, अगर एम्प्लॉय देता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप सैलरी के बेसिस पे उसका TDS काट दो। हाँ, एक मैंडेटरी चीज तो जरूर लेनी है, रिजीम डिक्लेरेशन। ओल्ड में जाओगे कि न्यू में जाओगे, ये आपकी प्योरली एम्प्लॉय की प्योरली डिपेंडेंसी है कि वो क्या भरना चाहता है। उसने लिख दिया न्यू तो न्यू, उसने लिख दिया ओल्ड तो ओल्ड। एम्प्लॉयर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है? यस, चलिए आगे। जो भी डिडक्शन है HRA की, हाउस रेंट अलाउंस, आपके इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग प्रॉपर्टी, 80C PPF LIC, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 80D, वो सारी मिल जाएंगे। प्रूफ्स देने पड़ेंगे किसको? ओके, गॉट इट। यहां खत्म हो जाता है आपका सेक्शन 192। समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। पूरी ITR बनानी है अपने एम्प्लॉय की, सिंपल। जो वो डेटा देता है वेल एंड गुड, नहीं देता तो आपको सैलरी का तो डेटा पता है, उस पर TDS काट देना। आपको लॉ भी पता है। अच्छा, ठीक है, 192 यहाँ खत्म हो जाता है। मेरे क्वेश्चन है यहाँ पर, आई एम एम्प्लॉयर, यू आर माई एम्प्लॉयर। मैंने आपसे मांगा था 80C की डिटेल दे दो, 80D की डिटेल दे दो, आपने नहीं दी। बट आपने मेरे से कंफर्म कर दिया कि सर हमारे पास 80C 1.5 लाख की छूट मिलती है मुझे पूरी, और 80D 75 की मिलती है। मैंने आपके ट्रस्ट पे 80C 1.5 लाख की छूट लिख दी और 80D में 75,000 की छूट लिख दी, ठीक है? हाँ, एंड अकॉर्डिंगली TDS कैलकुलेट करके आपका TDS काट दिया, ओके, और उसको जमा भी कर दिया रेस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे, रिटर्न्स भी फाइल हो गई। बाद में पता चलता है कि आपकी तो कोई भी 80C नहीं थी, कोई भी 80D नहीं थी, कौन फंसेगा? एम्प्लॉयर फंसेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को प्रूफ लेना था, उसने नहीं लिया। अगर आपने अपनी फेक डिडक्शन 80C 80D अपनी खुद की ITR में क्लेम करी और आपको नहीं बनती थी, तो आप फंसोगे। आपने करी है ना, आप फंसोगे। अगर है तो ही क्लेम करना, नहीं तो कोई भी डिडक्शन क्लेम मत करना जब तक आपके पास बनती ना हो। यस, 200% ऑफ टैक्स अमाउंट इज द पेनल्टी, ठीक है? ये आपको फाइनल में पढ़ाएंगे, सेक्शन है 271, ठीक है? बोलते हैं अंडर रिपोर्टेड और मिस रिपोर्टेड ऑफ इनकम। चले, इसके बाद आएंगे आप 194A पे फटाफट से, पेज नंबर 7.12। ऐसे ही खत्म होंगे ये डिडक्शन, ज्यादा बड़ा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है केवल। ओके, मैंने आदित्य से 10 लाख रुपए लिए एज एन NEFT। बेटा मेरी भी सुन लो, 10 लाख रुपए लिए मैंने आदित्य से एज एन NEFT, और आदित्य और मेरे बीच में कांटेक्ट हुआ कि मैं आदित्य को इसका इंटरेस्ट पे करूंगा। ब्याज पे पैसा लिया, उसका इंटरेस्ट पे करा। कितना परसेंट? 10% पे करूंगा। 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए साल का पे इंटरेस्ट होगा, ठीक है? इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है?
मैं किसको? आदित्य को। तो जो पे कर रहा है वो क्या डिडक्ट करेगा? TDS। कितना परसेंट? एज पर सेक्शन 194A लिखा है 10%। अरे यस या नो? पेज नंबर 7.12। रेट ऑफ TDS मिला क्या? 7.13 पे कितना परसेंट? 10%। ये 5,000 40,000 क्या है? हाँ बता रहे हैं। अच्छा समझे ना? तो सर इधर 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 सर, मैंने बैंक से लोन लिया, उस पे ब्याज पे कर रहा हूं बैंक को, तो मैं बैंक का भी TDS काटूंगा? क्यों? अरे सिंपल सा हो गया ना। अगर मैं आदित्य से ले रहा हूं तो आदित्य का तो काटना है TDS। अगर मैं बैंक से ले रहा हूं वही पैसा, तो ब्याज तो बैंक को भी देना पड़ रहा है ना। तो मैं ही तो दे रहा हूं ना ब्याज, मैं ही तो बैंक की इनकम बना रहा हूं ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है जिसको इनकम दे रहे हो ना, उसमें से उसका टैक्स काट के हमें दे देना TDS के रूप में। तो मुझे बैंक का भी TDS काटना है। चलो बैंक छोड़ो, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसे लिए हैं 10 लाख रुपए, होता है ना मुद्रा लोन एंड ऑल, जो इंटरेस्ट फ्री, थोड़ा कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। मुझे मुद्रा लोन में स्टेट गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए सालाना देने पड़ रहे हैं एज एन इंटरेस्ट। क्या मैं स्टेट गवर्नमेंट का TDS काटूं? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहां लिखा है? म्यूचुअल फंड से पैसा उठाया है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मेरे सर का है, जिनसे हमने फाइनल में पढ़ा था इनकम टैक्स। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो जब कंप्लायंस है तो करनी तो पड़ेगी ना। अभी कंप्लीट हो जाए तो समझ में आ जाएगी चीज। क्या काटना है क्या इनका TDS? नहीं काटना। कहाँ लिखा है? इसमें कहीं लिखा होगा नॉन एप्लीकेबिलिटी में। चलिए पढ़ते हैं सर, स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का अलग TDS सेक्शन है, 193 है, जो भी छोड़ के आए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी छोड़ देना, बाकी जितने भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो उस पर TDS काटोगे आप 10% से। ओके, बट एक चीज आएगी हमेशा आपके दिमाग में और लिखे हुए भी, ये दिमाग में रख लो, कुछ सेक्शंस हैं जो लगेंगे तो, बट कब लगेंगे? जब कंडीशन क्वालिफाई होगी। ओके, दो ऐसी है इंडिविजुअल जिन पे एम्फेसिस किया जाता है पूरे एंटायर इनकम टैक्स में, और HUF, क्योंकि इनकी तादाद ही ज़्यादा है ना। इंडिविजुअल और HUF को कुछ कुछ सेक्शन, जैसे पहला सेक्शन आया सेक्शन 194A, तभी लगेगा अगर इनका क्या होता हो, अगर इनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, मतलब मेरी मदर है, उनका टैक्स ऑडिट नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, हाउसवाइफ है, किसी को इंटरेस्ट दिया तो वो TDS काटेंगे। उनको तो पता भी नहीं TDS का, मतलब TDS की पेमेंट करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे या नॉट, नहीं। तो इंडिविजुअल जिनका टैक्स ऑडिट होता हो। ओके, क्या कह रहा है? दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट other than interest on security credited or paid. What do you mean of credited? Due basis or paid basis whichever is earlier. अच्छा, 192 में क्या था? पेमेंट बेसिस। यहाँ पर पेमेंट और ड्यू whichever is earlier। पूरे एंटायर TDS एक्ट में यही बोलेगा। अगर आप ड्यू बेसिस पे काउंटिंग कर रहे हो तो वो, या पेमेंट whichever is earlier, उस पे आप क्या डिडक्ट करोगे? TDS। ओके, तो क्या कह रहा है? क्रेडिटेड और पेड बाय असेसी अदर देन
इंडिविजुअल और एचयूएफ। अच्छा, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ कौन कौन बचे? पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, कंपनीज, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट एंड ऑल, ये सब कुछ बचे। तो इन लोगों को तो टीडीएस काटना ही काटना है, बट इंडिविजुअल और एचयूएफ को कब काटना है? लिखा है, हाउएवर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हुज सेल्स या ग्रॉस रिसीट टर्नओवर फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड आउट बाय हिम एक्सीड, टैक्स ऑडिट कितने से ऊपर पे लगता है? 1 करोड़। गुड्स के केस में, सर्विस के केस में 50 लाख, सर एक कंडीशन होती है ना, वो 10 करोड़ वाली है ना, 5% ऑफ एन ऑल, वो नहीं है। यहाँ 1 करोड़ की लिमिट है बस। अगर आपकी सेल्स, आप गुड्स माल बेचते हो, हाँ हाँ, गुड्स क्या बात होगी? अगर आप माल बेचते हो, गुड्स बेचते हो और आपकी सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको 194 की एप्लीकेबिलिटी आएगी। आप सेवाएं बेच रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और आपकी रिसीट सेल्स 50 लाख से ज्यादा है, तो ही आपको 194A लगेगा। या हिंदी में बात कर लो, टैक्स ऑडिट जिसका होता हो, ठीक है, 44AB में, ठीक है। बाकी सब असेसीज को उनकी सेल हो ना हो, अगर उन्होंने इंटरेस्ट पे करा है तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194A। आदित्य, एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट उस प्राइवेट कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ये अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे थे। जब मैं इनका स्टेटमेंट ऑफ पीएल चेक कर रहा था, तो इनके एक्सपेंडिचर में एक वर्ड होता है फाइनेंस कॉस्ट, नहीं पढ़ा होगा, शेड्यूल 3 नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा ही नहीं सर। एक वर्ड आएगा फाइनेंस कॉस्ट, इसके अंतर्गत जितने भी आपने ब्याज या इंटरेस्ट पे करे वो आएंगे। ओके, इसमें लिखा था इंटरेस्ट टू आदित्य, कितना? 1 लाख रुपए। इसकी सेल्स कितनी है? 0। क्या इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टीडीएस काटना है? यस। अगर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल मेरा होता, नहीं, आपकी सेल 50 लाख चाहिए, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। समझ में आ गई चीजें? इंडिविजुअल और एचयूएफ कब आएंगे? जब उनकी प्रोडक्ट गुड्स की सेल 1 करोड़ से ज़्यादा हो और सर्विसेज 50 लाख से ज़्यादा हो, तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। एलिजिबिलिटी, टाइम फॉर डिडक्शन आपने पढ़ लिया, क्रेडिट और पेड विच एवर इज, यही लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, पूरे एंटायर टीडीएस में यही लिखा होगा। ओके, नेक्स्ट। यस, क्या करते हैं लोग, अकाउंटिंग में बोल रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जब उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से एंट्री आई है, कहाँ जा रही है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम, कुछ भी, या सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या करा, आपने सोचा अगर मैं ये दिखाऊंगा इंटरेस्ट टू आदित्य, मतलब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर ये एंट्री पास करूं, क्या, इंटरेस्ट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस डेबिट टू मिस्टर आदित्य, तो हो सकता है ये इंटरेस्ट देख के सीए साहब मेरा क्या डिडक्ट करा दें, क्योंकि टैक्स ऑडिट कौन करेगा, सीए ही तो करेगा। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कंपनीज को तो कंपलसरी ऑडिट था एज पर सेक्शन 139, तो कंपनीज तो ऑडिट कराएंगी ही कराएंगी, चाहे सेल्स 0 क्यों ना हो। और इंडिविजुअल कब कराएंगे, जब वो टैक्स ऑडिट्स में आ रहे होंगे। तो कौन करेगा ये ऑडिट, और टीडीएस भी कौन भरवाएगा, सीए। इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, समझ लो टीडीएस क्या है।
तो जब सीए साहब मेरा ऑडिट करेंगे ना तो मेरा टीडीएस डिडक्ट करा देंगे इस अमाउंट पे। कितना है ये? 1 लाख। अच्छा, कितना परसेंट? आंख मीच के 10% करा देंगे। मैं क्या करता हूं, मैं नाम ही नहीं लिखता, मैं एंट्री डालता हूं सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ढूंढ लो क्या है ये, करा लो सीए साहब टीडीएस डिडक्ट। क्या होगा? हाँ, अगर सीए साहब आदित्य को कॉल करके पूछें कि आपको 1 लाख रुपए किस चीज़ के मिलेंगे, क्योंकि अभी मिले नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपके और कंपनी के बीच, इंडिविजुअल के बीच, और आदित्य बता देता है ये तो इंटरेस्ट के आएंगे मेरे, तो लिखा है पैरा नंबर 2, वेयर सच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू एनी अकाउंट इन द बुक्स of a person liable to pay such income, such crediting is deemed to be the credit of such income। लास्ट में देखिए, अगर आप क्रेडिट कर रहे हो द अकाउंट टू विच द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एज मे बी कॉल्ड इंटरेस्ट पेबल अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट बाय एनी अदर नेम। तो यस सीए साहब, अगर सस्पेंस अकाउंट पता चल गया ना किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट से, तो सीए साहब क्या करा देंगे? टीडीएस डिडक्ट करा देंगे। आप इंटरेस्ट पेबल अकाउंट में डालो, इंटरेस्ट अकाउंट में डालो, सस्पेंस अकाउंट में डालो, टीडीएस लगेगा ही लगेगा। क्यों डाली सस्पेंस में एंट्री? क्या रीजन होगा, क्या दिमाग चल रहा होगा अकाउंटेंट का? दिमाग ये चल रहा होगा आज सस्पेंस में डाल देता हूं, जब पेमेंट करूंगा ना, क्योंकि मैंने आदित्य से कह रखा है 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा आज से, तो 2 महीने का टीडीएस तो बच जाएगा, क्योंकि इसका 10% कितना होगा? आज चले जाएंगे ना मेरी जेब से, रोक लेता हूं 2 महीने, एंट्री सस्पेंस में रहने देता हूं, जब पेमेंट करूंगा तब तो पता ही चल जाने वाला है। आदित्य टू क्या होगी पेमेंट की एंट्री? आदित्य डेबिट टू बैंक कितनी होगी? 90,000। पूछा जाएगा 1 लाख और 90,000, 10,000 क्यों रोके आदित्य के? टीडीएस जमा कर देता हूं ना, यहां से एंट्री हटा के इंटरेस्ट में डाल दूंगा और 10,000 रुपए का क्या हो जाएगा? टीडीएस जमा हो जाएगा। अरे गॉट इट और नॉट? आदित्य डेबिट टू टीडीएस पेबल, एंड टीडीएस पेबल से कहां चला जाएगा पैसा? सरकार को चला जाएगा। समझते हो या नहीं अकाउंटिंग एंट्रीज? ये बैलेंस शीट अकाउंटिंग एंट्री खेल होना चाहिए आपके लिए। टीडीएस पेबल टू, ये सरकार को चला गया आपका पैसा, गॉट इट? तो उसका दिमाग क्या चला? 2 महीने रोक लेता हूं सरकार का पैसा, रुक पाएगा क्या? नहीं, वो बोल रहे हैं यू क्रिएटेड द सस्पेंस अकाउंट, तो नहीं, आपको फिर भी क्या पे करना है? टीडीएस पे करना है। ठीक है, ओके। जैसे आप अपने लोन पे इंटरेस्ट देते हो, ऐसे बैंक भी तो आपको इंटरेस्ट देता है, एफडी पे, आरडी पे, सेविंग पे, तो उसको भी टीडीएस काटना चाहिए, क्योंकि बैंक इज ऑल्सो एन एसएससी, उसको भी अपनी आईटीआर डालनी है। हाँ, यहां पर क्या बोला? एसएससी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, तो बैंक इज एन इंडिविजुअल एचयूएफ? नो, बैंक इज एन एसएससी, गॉट इट? बैंक इज अ कंपनी, एसबीआई लिमिटेड, पता है आपको? एसबीआई के शेयर्स आते हैं, लिमिटेड कंपनी है। किसके शेयर लिस्टेड होते हैं? लिमिटेड कंपनी के, लिस्टेड लिमिटेड कंपनी के। तो एसबीआई लिमिटेड इज अ कंपनी, और कंपनी को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी है, तो उसको टीडीएस नहीं काटना। इतनी लाइन पढ़ के तो मुझे लगना है काटना है, क्योंकि वो भी क्या देता है आपको? ब्याज। कितना परसेंट टीडीएस काटना है फिर आपका? 10%। यस या नो? सही है बात?
समझ पा रहे हो क्वेश्चंस? हाँ क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है, वो तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती है ना। मैं तो बैंक की लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ आज। क्या बैंक की लायबिलिटी है टीडीएस काटने की? हाँ, इतना पढ़ के तो लग रही है। तो बैंक आपका टीडीएस काटेगा? यस काटेगा। कौन कौन से अकाउंट्स पे काटेगा? अदर देन सेविंग बैंक, जो भी इंटरेस्ट आपको बैंक देगा उस पर क्या काटेगा? ये कहाँ लिखा है अदर देन सेविंग बैंक? बता देता हूँ, यही लिखा है। एक मिनट, हेलो बताओ क्या चीज? पेज नंबर आ रहा है 7.14 पे। अच्छा, द लिमिट विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय अ ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पब्लिक कंपनी इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। किस पे टीडीएस कटेगा? टाइम। व्हाट डू मीन ऑफ टाइम डिपॉजिट्स? जो एक फिक्स पीरियड के लिए कराए जाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट्स। लिख लीजिए, टाइम डिपॉजिट्स में दो ही चीज आएंगी, एफडी और आरडी। ओके, कहीं सेविंग बैंक लिखा है? नहीं लिखा। ओके, पेज नंबर आइए 7.15 पे, पॉइंट नंबर डी पढ़िए। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स, ओके, अदर देन टाइम डिपॉजिट्स विद अ बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई शैल नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। लिख लीजिए आगे। एफडी आरडी को छोड़ के अगर बैंक आपको कोई भी ब्याज दे रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। ओके, कोई क्वेश्चन अभी तक? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? तो बैंक जो आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट दे रहा है उस पर टीडीएस काटेगा? नो। एफडी पे जो दे रहा है, यस, कितना %? ओके, कोई सीलिंग है सर? कितने इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा? हाँ जी, सीलिंग भी है, अभी पढ़ते हैं। पहले आप पेज नंबर 7.12 पे आ जाओ वापस से। सस्पेंस अकाउंट का आपका पैराग्राफ हो गया, इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। द सीबीडीटी वाइट सर्कुलर नंबर 3 clarified क्या? डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। व्हाट डू मीन ऑफ टाइम डिपॉजिट्स? एफडी आरडी, उस पर तो कटता है ना, बैंक उस पर ही काटता है टीडीएस। यस, अंडर सेक्शन 194A। अच्छा, आपको बताते हैं, आपको नहीं पता होगा। बैंक ऑडिट्स में क्या होता है? सीबीएस सिस्टम फॉलो होता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। अच्छा, पहले क्या होता था? 2008 से पहले का एरा बता रहे हैं। बैंक कोई भी कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन नहीं करता था। आपकी पासबुक होती थी मैनुअल, 10,000 रुपये निकाले विड्रॉल, फिर आपका बैलेंस लिख देता था, 5,000 रुपये जमा करें। तो आप उसी ब्रांच से विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते थे जिसमें आपका अकाउंट है। मतलब मेरा सेविंग बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है और मैं आज अपने सेविंग बैंक अकाउंट में से किसी भी ब्रांच से पैसा निकाल सकता हूँ। यस, कोई रोक टोक नहीं। एटीएम डालूंगा, किसी भी एटीएम से पैसा निकल जाएगा।
पहले नहीं चलता था। इस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम। ओके, मेरे 4 सेविंग बैंक अकाउंट है। ओके, मेरे 4 सेविंग बैंक अकाउंट है। एक SBI में है, एक CBI स्टैंड फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट अ सेंट्रल ब्यूरो इंफॉर्मेशन। एक CBI में, एक HDFC में है, एक ICICI बैंक में है। सभी सेविंग बैंक हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक लिमिट पढ़ा देता हूँ। पेज नंबर आइए 7.13, पॉइंट नंबर 4, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 94A इफ नो डिडक्शन ऑफ टैक्स शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट, इफ द एग्रीगेट अमाउंट, एग्रीगेट पहले मार्क करो, एग्रीगेट, if the aggregate amount of interest paid or credited during the financial year does not exceed 5,000। ओके, तो आपको सालाना एग्रीगेट अगर 5,000 तक का ब्याज मिल रहा है तो आपको कोई TDS नहीं काटना। आप कौन? बैंक। ठीक है। अगर 5,000 से ज्यादा का ब्याज दे रहे हो TDS काट लो। ठीक है, कितना % आदित्य? 10। अच्छा, बैंक ने मेरी FDR पे 6,000 रुपए इंटरेस्ट दिया, TDS कितना कटेगा? पूरा 10%। यस, 5,000 को माइनस नहीं करोगे आप। 6,000 का 10% 600, कितने? 600 रुपए। अच्छा, द लिमिट इज 40,000। कब? वेयर द पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी। पेयर इज व्हाट? टैक्स पेयर, इंटरेस्ट पेयर। इंटरेस्ट पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। ओके, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आओ। इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट नंबर 1, बैंकिंग कंपनी, 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स या पोस्ट ऑफिस अबव, द लिमिट इज 50,000 इन केस ऑफ पे इज बीइंग अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, आदित्य अब थोड़ा सा देखते हैं। ये बैंक्स हैं, ये लिम नंबर 1 में आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 1 में। तो मुझे 40,000 तक का ब्याज अगर इनसे मिलता है तो कोई TDS नहीं लगेगा, यही लिखा है ना। हाँ, 5,000 की इससे, अगर 5,000 का TDS आदित्य से मिलता है तो 5,000 तक का ब्याज आदित्य दे रहा है ना, तो मेरा TDS नहीं काटेगा आदित्य। ठीक है, मेरे को SBI से मिले 40, CBI से 40, HDFC से भी 40, ICICI से भी 40। TDS अमाउंट बता दो। मैं रेट बता देता हूँ 10%, सेक्शन भी बता देता हूँ 194A। यही करेगा ICICI आपके साथ। सेक्शन भी बताएगा, रेट भी बताएगा। एक मेरा जिला सहकारी बैंक में भी अकाउंट है, वो भी लिख लो, ऊपर लिख लो, जिला सहकारी बैंक। इससे भी 40,000 रुपये भी आ जाए। और एक मेरा पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, इससे भी 40,000 आए। बताओ मेरा कौन कौन कितना % TDS काटेगा, या एग्रीगेट TDS बता दो, कुछ भी बता दो। पूरा कितना है? 2,40,000। कितने पॉइंट है? 6 है ना। ये इसका सम कितना हुआ? अच्छा, कितना % TDS? तो कितना TDS अमाउंट लिख दूं? कौन कौन सहमत है? कीजिए, 2,40 का 10%, 24,000 इज माई TDS अमाउंट। इस पे कौन कौन सहमत है? सहमत है 10%। आप? अच्छा, सहमत नहीं है, क्यों?
हाँ। ये तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना। हाँ तो यही लोग तो काटेंगे, यही तो पे करेंगे। ये लोग तो तब काटेंगे जब 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया हो। हाँ तो 40 से ज़्यादा है ना, 240 है, तो aggregate में तो अलग-अलग है ना। तो हर बैंक का एक देखोगे क्या? क्यों? इसमें तो क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल को भी देखें तो मेरी इनकम कितनी है? 240। पेड कितना हुआ? पेड तो एक बार में 40,000 हुआ है, तो तो 40,000 के अकॉर्डिंग एक बैंक ने तो 40 दिए हैं, तो aggregate तो एक बैंक के अकॉर्डिंग देखेंगे ना हम। aggregate अगर हम इनकम देखेंगे तो उसमें तो अग्रीगेट लिखा है ना। सर एग्रीगेट ऊपर वाले में। aggregate हाँ जी, एग्रीगेट ऊपर वाले 5,000 है। इसमें नहीं है, इसमें सही है, इसमें भी इसमें भी है। मेरे एसबीआई में 2 अकाउंट है, अब आ जाओ। अब बताओ थोड़ा सा, है 2 ब्रांच है, 2 अकाउंट है, यहाँ से मुझे 40,000 और आ रहे हैं। अब बताओ क्या करोगे? आप सर 8,000 में दे दीजिए। यही सिचुएशंस आएंगी और कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। वो सेक्शन रेट लिख के देगा। हाँ जी, 8,000 बस, ये बोल रहे हैं 8,000, सर 28,000। क्या आपकी टोटल इनकम 280 हो गई है ना? अरे यस या नो? और 280 पे 10%, 28,000 TDS। एक बच्चा बोल रहा है 28 ऑप्शन ए, एक बच्चा बोल रहा है 8। कोई ऑप्शन सी वाला है तो वो भी बता दो। MCQ यहाँ तो मार्क्स छीनने पड़ेंगे आपको। ये CCS नहीं है, CCS में भी आपने टैक्सेशन जरूर पढ़ा होगा, इनकम टैक्स बीकॉम में भी होता है ना? चलो हाँ जी, पॉइंट नंबर ए की लिमिट ही कह रही है अग्रीगेट अमाउंट 5,000 इंडिविजुअल से अगर इंटरेस्ट आ रहा हो, और बैंकिंग कंपनी से 40,000, 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में। अच्छा, यहाँ वर्ड है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कंपनी एंड पोस्ट ऑफिस। ओके, तो ये 40,000 पर बैंक है। ये 40,000 की डिडक्शंस हमें सभी बैंक्स देंगे तब मिलेगी। सर अगर हम ITR बनेंगे तो 80 अब सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है तो हर बैंक के पास डिटेल है कि दूसरे बैंक में कितने पैसे पड़े। क्या होना चाहिए? सर 280 पे। सर जब हम ITR बनेंगे तो टैक्स बनेंगे ITR को छोड़ दो, भी TDS की बात करो। सर अब बैंक, आप ऑडिटर हो, अब इन बैंक्स के आपके पास पूरा CBS सिस्टम है, बताओ कितना TDS काटोगे? हर किसी पे 10%। आप SDFC के CA हो, कितना काटोगे? क्यों? क्योंकि 40 की तो छूट है। तो और सबसे क्या मतलब है? आइए पेज नंबर 7.12 पे CBDT ने क्लैरिफाई करा इसी चीज को, और क्या बोला? डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 194A बाय बैंक्स फॉलोइंग कोर बैंकिंग सिस्टम solutions CBS software, it has been clarified that the explanation to section 194A is not meant to apply in case of banks where credit is to be provisioning। अच्छा, CBS में क्या होता है? CBS सिस्टम में बैंक्स को डेली बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं। अगर आपके मदर फादर या कोई भी पेरेंट्स आपका बैंक्स में है तो उनको अपनी बैलेंस शीट क्लोज करके घर आने को मिलता है। 4 बजे तक तो पब्लिक डीलिंग होती है और 4 के बाद वो बैलेंस शीट बनाते हैं अपनी। रोज आपको ब्याज दिया जाता है और रोज आपसे ब्याज लिया भी जाता है। आपके स्टेटमेंट में नहीं आएगा, CBS में आएगा, है ना?
तो देयरफॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या, जो आपने ब्याज दिया ना, हम उसे सस्पेंस एंट्री मानने हैं। और ब्याज देना, आपको ब्याज मिलता कब है? 3 महीने में, 1 महीने में, ऐसे मिलता है ना। हर बैंक के अपने नॉर्म्स हैं कि पर मंथ इंटरेस्ट देंगे, पर क्वार्टर इंटरेस्ट देंगे। बट बैंकिंग सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि डेली इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट मैच करनी है। यस या नो? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीबीडीटी ने बोला आप तो लोगों को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इंटरेस्ट दे रहे हो रोज की रोज, तो रोज की रोज टीडीएस भी पे करो उस अमाउंट में। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा कि नहीं, जो बैंक सस्पेंस एंट्री मार रहा है ना अपनी बैलेंस शीट मैच करने के लिए, उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस कब लगेगा? जब बैंक एक्चुअली इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा किसके अकाउंट में? अपने कस्टमर क्लाइंट के अकाउंट में, तो ही टीडीएस लगेगा। पहली क्लैरिफिकेशन नहीं आई समझ? थोड़ी थोड़ी सी आई है, क्योंकि बहुत कुछ है, सारा कुछ एक्यूमुलेटेड है। जब आप बैंक ऑडिट करोगे जब समझ में आएगा। बाकी पहले समझने की कोशिश करो। बैंक को अपनी रोज बैलेंस शीट बनानी है। बैंक का काम क्या है? इंटरेस्ट देना लेना। तो वो प्रोविजनिंग करता है कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आज और कितना इंटरेस्ट आज आएगा, प्रोविजन बनाता है। आया गया कुछ नहीं, बट बैलेंस शीट मैच करने के लिए प्रोविजन बनाने पड़ते हैं। तो डिपार्टमेंट क्या बोला, सीबीडीटी, कि आपने अपने कस्टमर को इंटरेस्ट दिया वाया सस्पेंस एंट्री, तो हम इस सस्पेंस एंट्री पे क्या लगा देंगे? टीडीएस अंडर सेक्शन 194A। गॉट इट और नॉट? यस। तो सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा सस्पेंस एंट्री जो बैंक क्रिएट कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट पर डे, उस पे टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस कब लगेगा? जब बैंक एक्चुअली इंटरेस्ट पे करेगा किसको? अपने क्लाइंट को। पहली क्लैरिफिकेशन आप समझो? गॉट इट और नॉट? यस। ओके, यही लिखा है कि मैच्योरिटी पे जब उसको टीडीएस आएगा तब मिलेगा। अच्छा सर, ये तो बात हो गई सीबीएस सिस्टम की। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, इसका क्या करें? लिख लीजिए 40,000 रुपये पर बैंक की लिमिट है, 50,000 रुपये पर बैंक की लिमिट है, 5,000 रुपये पर पर्सन की लिमिट है। अच्छा, बट एसबीआई को तो काटना पड़ जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि दोनों का सीबीएस जोड़ेंगे और इंटरेस्ट अमाउंट कितना निकल के आएगा एक एसएससी का? 80। 40 से ऊपर है, 80 का 10% 8,000 टीडीएस काटेगा कौन? एसबीआई बैंक इन दिस केस। तो देयरफॉर कौन सा आंसर सही होगा? पहली राइट लग रहा है उसको। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में 50। आदित्य ने मेरे को इंटरेस्ट दिया। आदित्य क्या है? डिडक्टर। मैं कौन हूं? अच्छा, कितना दिया? 10,000 रुपये दिया एक साल में। आदित्य मेरा टीडीएस काटोगे कितना? कितना अमाउंट? 1,000 काटोगे ना? ठीक है। आदित्य तुमने मुझे 5 दिए इंटरेस्ट के, मेरे फादर साहब को 5 दिए और मेरी मदर को 5,000 रुपये दिए इंटरेस्ट के। तीनों से लोन लिया था आपने। कितना टीडीएस काटोगे बेटा? कुछ भी नहीं। 5,000 पर पर्सन, 40,000 पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक्स, 50,000 सीनियर सिटीजन के केस में पर बैंक, पर पोस्ट ऑफिस, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। गॉट इट और नॉट? तो इस केस में 8,000 का टीडीएस लगेगा केवल। ठीक है सर। ओके, वापस से आइए पेज नंबर 7.13 पे, पॉइंट नंबर 4 पे, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। मिला क्या? पॉइंट नंबर 1 ए करा क्या हमने? बी और करो। पेज नंबर 7.15 पे आओ।
टीडीएस आपको नहीं काटना अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है बाय अ पार्टनरशिप फर्म टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर। आपने तो बचपन में देखा था ब्याज दिया जाता है कैपिटल पे, जो पार्टनर कैपिटल लाए उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते थे। क्या उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटना है? नहीं, बोल दिया नहीं काटना। ठीक है, सी पॉइंट, टीडीएस नहीं काटना अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर द स्कीम फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों का टीडीएस नहीं काटना। हम इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? सीजी को, उनका टीडीएस मत काटना। ओके, पॉइंट नंबर डी हमने पढ़ लिया, सेविंग बैंक पे बैंक भी टीडीएस नहीं काटेगा। पॉइंट नंबर ई, सेम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर thereof such income is credited or paid by cooperative society to any other cooperative society। okay, ये बोल रहा है इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को ब्याज दे रही है, या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ब्याज दे रही है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, गॉट इट। ओके, इसमें याद कौन कौन से रखने में टिक करवा दूंगा अभी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। पढ़ लो पहले, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद, ये याद मत रखो, ये आएगा नहीं। ठीक है, एफ पॉइंट छोड़ सकते हो आप, जी पॉइंट पे आओ। 7.16, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी प्रोविजन। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को ब्याज दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टीडीएस नहीं काटे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो तो आप नहीं काटोगे उनका, वो आपको दे रहे हैं तो वो नहीं काटेंगे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो फ्री है, इंटरेस्ट देने पे लेने पे कोई टीडीएस नहीं कटना, क्योंकि पैसा किस पे जाएगा टीडीएस का? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स एक्ट कौन सी लिस्ट में है? लिस्ट 1 में है ना, तो किस पे जाएगा पैसा? इन पे तो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर एच, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज। अच्छा, इंटरेस्ट आपने किसको दिया है? बैंक को। तो बैंक से लोन लिया होगा, हाउसिंग लोन, कार लोन लिया होगा, और क्या पे कर रहे हो बैंक को? इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप बैंक का भी इंटरेस्ट नहीं काटोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कंपनी का भी इंटरेस्ट नहीं काटोगे, और इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स। मतलब सिंपल सी बात है, बैंक का ब्याज, बैंक को जो ब्याज दे रहे हो उस पर टीडीएस नहीं काटोगे बैंक का। व्हाट अबाउट द एनबीएफसी? इधर बहुत बड़ा क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट्स। मेरे प्रिंसिपल ने बताया था मेरे को, मुझे भी ऐसी आपकी तरह पता नहीं था। व्हाट अबाउट द एनबीएफसी? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है मगर बैंक का सारा काम कर रही है। बैंक का सारा काम, डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट देना, लोन लेना, लोन देना, यही तो हुआ ना एनबीएफसी। एनबीएफसी से मैंने पैसा ले लिया, एक एनबीएफसी का नाम बता देता हूं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। पीएनबी इज अ बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इज एन एनबीएफसी। ओके, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इनके एमओए में लिखा है कि ये हाउसिंग लोन नहीं है, ये हाउसिंग लोन देंगे जनरल पब्लिक को, और ये क्या करेंगे? जनरल पब्लिक से एफडीआर लेंगे। गॉट इट और नॉट? इनके दो काम लिखे हैं एमओए में, ये लोन देंगे और अपने अंतर्गत एफडीआर कराएंगे। पैसा कैसे आ रहा है इन पे? एफडी की फॉर्म में। ये क्या कर रहे हैं? उसको हाउसिंग लोन में दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने हाउसिंग लोन दिया मुझे, ओके, बताइए क्या होगा?
मैं इनको EMI पे करूंगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट विच कंटेन इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। अरे यस या नो, सिंपल सी बात है। जो मैंने बेटा ये इंटरेस्ट दिया है इनको, आई एम अ डिडक्टर। क्या मैं इस इंटरेस्ट पे TDS काटूं एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 194A? ये मेरे प्रिंसिपल का क्वेश्चन था। क्यों? बैंक है ये, क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? बिजनेस ऑफ बैंकिंग दिखा नहीं मेरे को। कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज इन बैंकिंग, मतलब जिला सहकारी बैंक, इसकी बात कर रहा है। बैंक नहीं है बट बैंक का काम करता है, जब भी तो लिखा नॉन बैंक। बैंक नहीं है बट काम बैंक का करेंगे। अरे बता दो, क्यों? कुछ बेसिस तो लोगे कि 194A में ये लिखा है NBFC से रिलेटेड। 194 में NBFC से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा। तो NBFC को जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना, उस TDS डिडक्ट करोगे प्रोवाइडेड यू आर एन इंडिविजुअल और आपकी टोटल सेल 1,50,00,000 से ज्यादा हो, जब तो 194A की एप्लीकेबिलिटी आपके लिए। समझ गए या नहीं? तो जो इसको इंटरेस्ट जाएगा हर महीने, वो TDS काट के जाएगा। कितना %? 10%। अगर यही PNB बैंक से लिया होता लोन, फिर तो एक्सेप्शन है, ठीक है। यही जिला सहकारी बैंक से लिया होता, अच्छा पोस्ट ऑफिस से लिया, देखना नहीं है नीचे, पोस्ट ऑफिस से लोन लिया है, TDS काटूं? कहां लिखे? अब पोस्ट ऑफिस का तो कोई नाम नहीं होता, पोस्ट ऑफिस ही होता। इतना पढ़ना होता तो हमें पहले बता देते सर। हाँ जी बताओ, ये भी डाउन हो गया। हाँ बेटा, लिमिट जब पोस्ट ऑफिस आपको दे रहा है उसकी है ना, आप पोस्ट ऑफिस को दे रहे हो। अब आप डिडक्टर हो, वो नहीं। डिडक्टर अगर डिडक्टी को देगा तो डिडक्टर पे लायबिलिटी है TDS की, डिडक्टी पे कोई नहीं है। डिडक्टी तो मजे में रहेगा, आप उसका TDS काटो मत काटो, डिडक्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? डिडक्टर कौन बनना है? डिडक्टर वो बनना है जो रिसिपिएंट है, सिंपल। रिसिपिएंट के ऊपर लायबिलिटी है TDS की। डिडक्टी तो मजे से बैठा है, काटो मत काटो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, उस पर कोई नहीं आना। आज किस पे आएगी? डिडक्टर पे आएगी। अब डिडक्टर कौन हूं? मैं खुद हूं। अगर मेरे पे आंच आनी है तो मैं देखूंगा नहीं क्या एप्लीकेबिलिटी। अब ये मैंने ब्याज पोस्ट ऑफिस को दिया है, तो डिडक्टर को क्या TDS काटना है। अब बैंक एज एन डिडक्टिव पोजीशन है। यू गॉट इट और नॉट? आप बात कर रहे हो जब पोस्ट ऑफिस में मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है तो ये मुझे कुछ ब्याज देता होगा, किस नाम से? सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक तो एम्बिट में आएगा ही नहीं। आपका पोस्ट ऑफिस में क्या है? FD अकाउंट है। पोस्ट ऑफिस में ही होती है ज्यादातर FD। और ये मुझे क्या दे रहा होगा? FD पे इंटरेस्ट दे रहा होगा। तो लिमिट 40 की है, 50 की है,
क्योंकि ये क्या है इस समय, किस पोजीशन में, डिडक्टर की पोजीशन में। अब ये तो लायबिलिटी इस पे आएगी। मैं तो एज एन डिडक्टी हूं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, तो मैं एज एन डिडक्टर हूं यहां पर, क्या मुझे टीडीएस काटना है पोस्ट ऑफिस का? क्यों? यहां पे लिखा नहीं है इसलिए काटना है। अच्छा, एनबीएफसी का क्लियर हुआ, काटना है उसका। आगे पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर बी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर, पोस्ट ऑफिस इज एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफिस डूइंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यस, अंडर भारत सरकार। तो पोस्ट ऑफिस का टीडीएस नहीं काटना। ओके, पेज नंबर 16 पे हैं, पॉइंट नंबर एच का बी देख रहे हैं, सेकंड। मिल गया सभी को? यस। तीसरा, एलआईसी भी लोन देती है, पता है? हाँ, एलआईसी भी लोन देती है आजकल। तो एलआईसी को जो इंटरेस्ट दोगे उस पर टीडीएस, एलआईसी का भी एक डिवीजन है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पता है? वो भी हाउसिंग प्रमोट करते हैं। भाई एलआईसी कराई, लोगों ने प्रीमियम दिया, क्या करेगी एलआईसी उस पैसे का? लोन के फॉर्म में बांट देगी। तो एलआईसी को भी ब्याज मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो उस पर भी टीडीएस नहीं काटना आपको। नेक्स्ट, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ, जैसे डिजिट, इफको, ये कंपनीज है ना जो क्या बिजनेस कर रही है? हाँ, इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस वर्ड, लाइफ या अदर देन लाइफ, बोथ। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। लिख लो एग्जांपल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, डिजिट, इफको। ओके, पॉइंट नंबर 2 में लिख लेना, पोस्ट ऑफिस। यूटीआई पहले चलता था, अब नहीं है, छोड़ सकते हैं। ये पहले के जमाने का म्यूचुअल फंड था, इस तरह से समझ लो। अब तो बंद है ये सब कुछ। अच्छा, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी। ओके, जहां क्या है, ये कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी। अगर आप उन्हें भी इंटरेस्ट दे रहे हो तो उनका टीडीएस नहीं कटना। ओके, ठीक है, 3 और बच रहे हैं, इसके बाद ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। करेंगे आज ही इस सेक्शन को। इन लोगों का टीडीएस नहीं कटना। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रही है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल। इधर 2 लोग जा रहे थे, बैठ गए। कहां पर गया केस? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में गया। उसने देखा इधर से मिस्टर ए आ रहा था, इधर से मिस्टर बी। मिस्टर ए की गलती है। मिस्टर ए से बोला आप इसको क्लेम दो, इसकी मोटरसाइकिल का, इसके पार्ट्स टूट गए, इसको क्लेम दो, इसके चोट आई है, इसका क्लेम दो। तो यस, अगर वो क्लेम देने में डिले कर रहा है और विद इंटरेस्ट उसको क्लेम देना पड़ रहा है, तो डिडक्टर कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए टीडीएस नहीं काटेगा मिस्टर बी का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखवा दूंगा अभी कौन कौन सी है। ओके, मोटर एक्सीडेंट में कंपनसेशन देना पड़ रहा है, एंड वेयर द अमाउंट ऑफ सच इनकम एज द केस मे बी एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 50,000। लास्ट में बोल दिया 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ब्याज है, तो मिस्टर ए को टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, ये छोड़ दो। अच्छा, इंपॉर्टेंट मार्क करो किन किन पे टीडीएस नहीं कटेगा। 4A इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट? 4A जिस पे टीडीएस नहीं कटेगा, इंपॉर्टेंट है। बी इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है, डी इंपॉर्टेंट है आपका,
जी इंपॉर्टेंट है, एच इंपॉर्टेंट है, बस। नोट में बता रहा है टाइम डिपॉजिट में रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट आते हैं, पहले ही बता है। सीनियर सिटीजन वो है जिनकी 60 साल से ऊपर की उम्र है, पता है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे नोटिफिकेशन लाएगी 194 में, किसी को भी बोल देगी कि इन पे टीडीएस नहीं काटना, ठीक है, जब चाहेगी जब कर लेगी वो। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे, अभी करेंगे और फिर ख़त्म करेंगे आज की क्लास। एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशन, ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है 4 नंबर का। अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस ऑफ मेंशन हेयर अंडर, फर्स्ट केसेस इंडिविजुअल केसेस है, इंडिविजुअल जवाब देना है, सेक्शंस भी इंडिविजुअल लिखना है, एनालिसिस भी, कंक्लूजन भी। ओके, ऑन 1st of October 24 मिस्टर हरीश मेड अ 6 months FD, रुपीज 10 लाख की एफडी करी 9% पर एनम पे विद ABC कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक में। द एफडी मैच्योर्स ऑन 31 मार्च 2025। ओके, 6 months की थी ना, तो अक्टूबर से मार्च में कंप्लीट हो जाएगी। क्या टीडीएस की इंप्लीकेशन अंडर सेक्शन 194 है? आपको देखो टीडीएस सेक्शन लिख के दे दिया प्रॉपर, 194 है, याद भी नहीं करना। हाँ जी, कितना टीडीएस काटेगा बैंक? कुछ नहीं, कर लेते हैं ना, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी। एफडी पे टीडीएस है कि नहीं है? सेविंग बैंक पे नहीं है। ओके, एफडी इंटरेस्ट बता रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। एफडी इंटरेस्ट बता दो, कितने की थी? 10 लाख की थी जी। कितने परसेंट पे? 9% पे। कितने महीने की? 6 महीने की थी जी। कितना इंटरेस्ट? 45,000। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक ने ये इंटरेस्ट देना है, एफडी इंटरेस्ट किसको देना है? मिस्टर है कोई? मिस्टर हरीश। कितने रुपए देने हैं? क्या पूरे 45,000 देंगे? सर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कितना परसेंट? 10%। क्यों? मिस्टर हरीश की एज कुछ है? नहीं, एज वेज तो कुछ नहीं है। अगर इनकी एज 50 होती तो टीडीएस काटना पड़ता, 62 होती तो फिर बच जाते हरीश। ये भी याद रखना है, 40 कब और 50 कब, है ना? तो अभी तो एज कुछ नहीं है, तो सीनियर सिटीजन तो नहीं मान सकता। टीडीएस काटूंगा 4,500 रुपये, और हरीश को कितने रुपए दूंगा? ये नहीं बोलना आपको वहां पर एग्जाम में, ये तो हम समझने के लिए करना है, आपको तो केवल यहां तक कंप्लीट करना है क्वेश्चन। चलो, पॉइंट नंबर 2। 1 जून 24 को मिस्टर गणेश मेड 3 month फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ ₹3 lakh ईच, कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ XYZ बैंक, अ बैंक विच हैव अडॉप्टेड CBS सिस्टम। सारे ही करते हैं आज के ज़माने में। ओके, द फिक्स डिपॉजिट मैच्योर्ड ऑन 28/2/25, आपके साल में मैच्योर हो रही है। बताइए कितना इंटरेस्ट और कितना उस पर टीडीएस? इंटरेस्ट कितना और टीडीएस कितना? सबका सेम है, लिख के नहीं कर रहे इसे, है? तुम्हारा अलग है? हाँ जी, कितना है तुम्हारा?
अरे क्या हो गया? आदित्य क्या बात हुई? चलो 3 लाख का 9% तो कमी आएगा, ये तो बोल रहा है। बेटा पूरा नहीं पढ़ते ना, उसने 3 FDR करी है 3-3 लाख की। यही तो घुमाएगा, निकालना तो सबको आता है, कैलकुलेटर तो सबके पास है। उसने लिखा ही क्या है? 3 9 मंथ FDR। अब 3 स्टैंड्स फॉर 3 FDRs। कितना आया? 6075। ओके ये TDS ब्रांच वाइज कटेगा या एक्यूमुलेट? बैंक एक है? नहीं एक बैंक है, ब्रांच तो 3 है, तो ब्रांच वाइज कटेगा या कैसे? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ब्रांच वाइज ही कटेगा सर। और कटेगा, और ब्रांच से आप ये नहीं पूछ सकते क्यों काटा, 40,000 से नीचे नहीं, 40,000 एक बैंक का है, ठीक है? ओके कितना आएगा? अरे आ गया क्या? चले क्वेश्चन नंबर 3। 1 अक्टूबर 2024 मिस्टर राजेश स्टार्टेड अ 6 months रैकरिंग डिपॉजिट RD कराई है ऑफ ₹2 लाख पर मंथ ओके एट 8% per annum with PQR बैंक। द रैकरिंग मैच्योर ऑन 31 मार्च 25। कितना तो इंटरेस्ट और कितना उस पर TDS? आ गया क्या आंसर? सेंड करता है कैसे? हर महीने का लगेगा, 2 लाख का 6 महीने का 8% और फिर 2 लाख का 5%, 5 महीने का 8%। क्यों ऐसे नहीं होगा? 2 लाख इंटू 6 सर हर महीने दिए ना, नहीं, हर महीने दिए। शायद समझ नहीं आया होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। आदित्य करोगे? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। बुक ले लो। एक फिर 2 लाख डाले 8% से, बट ये मैच्योर्ड हो जाएंगे हमारे 3 महीने में। 1 2 ये मैच्योर्ड हो जाएंगे 2 महीने में।
इस पे क्योंकि 2 महीने का ही ब्याज मिलेगा। 1/3 ये तो 1 महीने में मैच्योर हो जाएगी, पैसे मेरे घर पे आ जाएंगे इसके 1 महीने में। गॉट इट? सभी को समझ में आ रहा है? Interest is 28,000, which is less than 40,000. Therefore, no TDS. हो गया? चलिए 2 सेक्शन हुए हमारे TDS के 192, 194A। ये दोनों ही मेन है हमारे सेक्शंस।